जय हिंद साथियों, मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री के इस क्रम में आज हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। नेपोलियन बोनापार्ट को लगभग 2 से 3 पार्ट में हम लोग करेंगे। प्रयास है पहले कुछ क्वेश्चन को करा देने का, फिर उसके बाद थ्योरी को भी हम लेकर आएंगे, क्योंकि बड़ी समस्या हो रही है बीपीएससी पीसीएस में। टीआरई 3 टीआरई 4 है या स्टेट है, इतिहास के जो प्रश्न बन रहे हैं पीआरटी हो, सभी लेवल में वर्ल्ड हिस्ट्री के ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसको करने में हालत खराब हो जा रही है। दोस्तों, उसी को देखते हुए इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए बहुत ज़्यादा समय न गवाते हुए अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हम लोग बोनापार्ट को देखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट को देखेंगे। नेपोलियन को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नेपोलियन से संबंधित 2 या 3 वीडियो आपके मिनिमम बनेंगे, ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं। पहला प्रश्न है कि 1799 में ब्रेमेयर का विद्रोह, जिसे कूप डी टैट के बाद बनाए गए नए संविधान द्वारा सीनेट ने कार्यपालिका की शक्ति कितने निर्वाचित काउंसिलों को 10 वर्षों के लिए सौंप दिया। 10 वर्षों के लिए कितने निर्वाचित सदस्य थे जिनको यह सौंप दिया गया? ए 3, बी 5, 7, 9। ठीक है, चलिए बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि 1799 में ब्रेमियर का विद्रोह यानी कूप डी टैट के बाद बनाए गए नए संविधान द्वारा सीनेट ने कार्यपालिका की शक्तियां कितने निर्वाचित सदस्यों को, काउंसिल को 10 वर्षों के लिए सौंप दिया। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए, यानी 3 वर्ष के लिए दे दिया था। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस का गठन कब किया? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस का गठन कब किया। 30 सेकेंड आपके पास है, फटाक से इसका उत्तर दीजिए, जल्दी बताइए। बैंक ऑफ फ्रांस का गठन कब किया? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर पहले बताइए। 1802, 1804, 1799, 1800। बैंक ऑफ फ्रांस का गठन नेपोलियन ने 1800 ईस्वी में किया था। 1800 ईस्वी में किया था। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अमीनन्स की संधि फ्रांस ने किस देश के साथ किया? महत्वपूर्ण। फ्रांस का एक बहुत बड़ा शत्रु था। फ्रांस अपना सबसे बड़ा शत्रु किसे मानता था? फ्रांस मतलब कि नेपोलियन अपना सबसे बड़ा शत्रु किसे मानता था? ठीक है, ठीक। भारत, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, इंग्लैंड। अमीनन्स की संधि किसके साथ हुई थी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अमीनन्स की संधि इंग्लैंड के साथ हुई थी। और फ्रांस अपना सबसे बड़ा शत्रु यानी कि नेपोलियन अपना सबसे बड़ा शत्रु किसको मानता था? इंग्लैंड को मानता था, ठीक। अगला, किस संधि से शांति स्थापना को छोड़कर किसी भी पक्ष को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, जिसके कारण कहा जाता है कि इस संधि से हर व्यक्ति प्रसन्न हुआ किंतु किसी को इससे अभिमान नहीं हुआ। इस संधि से हर व्यक्ति प्रसन्न हुआ किंतु किसी को भी इससे अभिमान नहीं हुआ। यह कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? ए कंपोफोमियो की संधि, लुनविले की संधि, अमीनन्स की संधि, टिलसिट की संधि। 30 सेकेंड का समय है दोस्तों, जल्दी इसका उत्तर बताइए। 30 सेकेंड का समय है, जल्दी उत्तर बताइए इसका, बोलिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अमीनन्स की संधि। अमीनन्स की संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुई थी। और इसमें फ्रांस का तानाशाह कौन था? शासक कौन था? नेपोलियन था। ये ध्यान दीजिएगा, नेपोलियन था, ठीक। चलिए नेक्स्ट। किस संधि के अनुसार इंग्लैंड ने प्रथम बार नेपोलियन के नेतृत्व में गठित फ्रांसीसी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी?
अभी हमने इसका जिक्र किया है। ये कौन सी संधि है? ये अमीनेंस की ही संधि है। अमीनेंस की संधि के बाद ही इंग्लैंड ने नेपोलियन के द्वारा गठित सरकार को, जो फ्रांस में इन लोगों ने गठन किया था, नेपोलियन ने अपने दम पर किया था, है ना, इसको मान्यता दिया। तो अमीनेंस की संधि में इंग्लैंड ने इसको मान्यता दे दी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि 2 अप्रैल 1814 को फ्रांसीसी सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर नेपोलियन को सिंहासनाच्युत कर दिया, यानी सिंहासन से नेपोलियन को हटा दिया गया। किसके नेतृत्व में? एक अस्थाई सरकार का गठन किया गया। ए जोसेफाइन, तेलेरंतरा, मेटरनिक और ब्यूखर की। चलिए बताइए, सही उत्तर बताइए। जोसेफाइन के, तेलेंतरांग के, मेटरनिक के, ब्लूखर के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 अप्रैल 1814 को फ्रांसीसी सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर नेपोलियन को सिंहासनाच्युत कर दिया। किसके नेतृत्व में एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। बोलिए भाई, क्या आपका सही उत्तर होगा? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर है जो अस्थायी सरकार का गठन किया गया, यह तेलेंतरा के नेतृत्व में किया गया। अगला प्रश्न, नेपोलियन ने बर्नाटोड को कहाँ का शासक बनाया था, जिसने कालांतर में नेपोलियन के विरुद्ध बने संघ में सम्मिलित होकर बड़े उत्साह के साथ युद्ध किया? ए वेस्टफेलिया का, स्पेन का, स्वीडन का, प्रसा का। नेपोलियन ने बर्नाटोड को कहाँ का शासक बनाया था, जिसने कालांतर में नेपोलियन के विरुद्ध बने संघ में सम्मिलित होकर बड़े उत्साह के साथ युद्ध किया था? तो ये ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आप पहले बताइए, जल्दी से कमेंट करिए, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। नेपोलियन ने बर्नाटोड को कहाँ का शासक बनाया था, जिसने कालांतर में नेपोलियन के विरुद्ध बने संघ में सम्मिलित होकर बड़े उत्साह के साथ युद्ध किया? तो यह है स्वीडन का। क्या है? स्वीडन का। बर्नाटोड को कहाँ का शासक बनाया गया था? तो ये जो बर्नाटोड है, ये बर्नाटोड को कहाँ का शासक बनाया गया था? स्वीडन का शासक बनाया गया था। नेक्स्ट, लीजन ऑफ ऑनर। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लगा लीजिएगा, लिख लीजिएगा इसको कि लीजन ऑफ ऑनर की उपाधि नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा फ्रांस में प्रारंभ की गई। लीजन ऑफ ऑनर को नेपोलियन बोनापार्ट ने किया, कब किया? 1806 में, 1808 में, 1810 में, 1812 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। चलिए भाई बताइए, इसका सही उत्तर होगा 1808 में लीजन ऑफ ऑनर का पुरस्कार नेपोलियन ने फ्रांस में शुरू किया, जो अब तक चल रही है। ठीक है, अगला, किसने कहा था कि कभी मैं लोमड़ी बन जाता हूं और कभी मैं सिंह बन जाता हूं, वही सफल शासक बन सकता है जो यह जान जाए कि कब लोमड़ी बनना है और कब सिंह बनना है। चलिए भाई, किसने कहा था? आर्थर वेलेजली। तो आर्थर वेलेजली आप जानते हैं वो इंग्लैंड का था। वेलेजली यहाँ पे भारत में भी गवर्नर बन के आया था। लुई 14वां, मेटरनिक, नेपोलियन। इसका सही उत्तर आप दीजिए, 30 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी बताइए। आर्थर वेलेजली, लुई 14वां, मेटरनिक, नेपोलियन। किसने कहा कि कभी मैं लोमड़ी बन जाता हूं और कभी सिंह, वही सफल शासक बन सकता है जो यह जान जाए कि कब लोमड़ी बनना है और कब सिंह बनना है? तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा कहने वाला व्यक्ति नेपोलियन था। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था? नेपोलियन था दोस्तों, नेपोलियन था। नेक्स्ट, अगला, फ्रांस के कैथोलिकों का राजनीतिक सहयोग प्राप्त करने हेतु नेपोलियन ने 14 जुलाई 1801 को पोप पायस सप्तम से धार्मिक समझौता किया, जो किस नाम से प्रसिद्ध है? ए कारकांडेंटा, मोलेविले, जुलियन, फ्रेंकोइस। 30 सेकंड का समय है, जल्दी इसका उत्तर बताइए कि फ्रांस के कैथोलिकों के साथ इसने एक समझौता किया था और उस समझौता के नाम से, किस नाम से जाना गया, यही आपको बताना है। चलिए भाई बताइए, तो इसका सही उत्तर होगा कांका
डेटा, कांका डेटा की संधि हुई थी। ठीक, नेपोलियन ने विधि संहिता के लिए किसकी देखरेख में कमेटी बनाई थी? नेपोलियन ने विधि संहिता के लिए किसकी देखरेख में कमेटी बनाई थी? ए डीको, लेबून, कैम्बेसरी, ल्यूशिन। चलिए भाई बताइए, नेपोलियन ने विधि संहिता बनाई, किसके नेतृत्व में विधि संहिता बनाई थी, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कैम्बेसरी। कैम्बेसरी के नेतृत्व में इन्होंने एक विधि संहिता का निर्माण किया, नेपोलियन विधि संहिता का निर्माण कराया। ठीक है, नेपोलियन का जन्म 1769 को किस द्वीप पर हुआ था? किशोरो द्वीप, साइप्रस द्वीप, कोर्सिका द्वीप, सिसिली द्वीप। इंपॉर्टेंट है सिसिली द्वीप। नेपोलियन का जन्म 1769 को किस द्वीप पर हुआ था, यही आपसे प्रश्न है दोस्तों। एक किशोरो द्वीप, साइप्रस द्वीप, कोर्सिका द्वीप, सिसिली द्वीप। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। तो ध्यान दीजिएगा इसका दोस्तों, सही उत्तर होगा कोर्सिका द्वीप। कोर्सिका द्वीप पर ही नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी को हुआ था। 1769 ईस्वी को हुआ था। अगला, की विजय के उपलक्ष्य में जनरल बनाया गया, ये तो हमें थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है प्रश्न। की विजय के उपलक्ष्य में पोप या तोप होगा ना, ये क्वेश्चन को छोड़ते हैं। इसका कौन सा विजय के उपलक्ष्य में ब्रिगेडियर जनरल बनाया गया? ब्रिगेडियर जनरल देखिए वो जब बना था तो ये तो मुझे पता है कि 24 वर्ष में बना था। इसका उत्तर तो सही होगा 24 वर्ष, कि ब्रिगेडियर जनरल ये 24 वर्ष में ही ब्रिगेडियर जनरल बनने वाला फ्रांस का एक महान योद्धा का था। इसे ब्रिगेडियर, अच्छा तूलो की विजय के समय, ठीक ठीक ठीक, हाँ हाँ सही है। विजय के उपलक्ष्य में ब्रिगेडियर जनरल बनाया गया। उस नेपोलियन को तूलो की विजय के समय की उसकी आयु कितनी थी? तूलो की विजय, तूलो की विजय में सही आ गया भाई। तूलो की विजय के समय उसकी आयु कितनी थी? तो उसकी आयु 24 वर्ष थी दोस्तों, 24 वर्ष थी। ये उत्तर आपका सही होगा, यही उत्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट, नेपोलियन ने किस देश को कंपो फोर्मियो की संधि के लिए बाध्य किया? कंपो फोर्मियो की संधि के लिए बाध्य किया था, बताइए भाई। कंपो फोर्मियो की संधि के लिए कब किसको बाध्य किया था ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, ए ऑस्ट्रिया, इटली, मिस्र और स्पेन। तो ध्यान रखिएगा, इसका इंग्लैंड तो शत्रु था ही, लेकिन यह ऑस्ट्रिया को भी फ्रांस में मिलाना चाहता था। और नेपोलियन ने किस देश को कंपो फोर्मियो की संधि के लिए बाध्य किया? तो ऑस्ट्रिया को ही बाध्य किया था। ऑस्ट्रिया को, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया को यह अपने फ्रांस में मिलाना चाहता था, फ्रांस में मिलाना चाहता था। अगला, रॉब्सपियर के पतन के बाद रॉब्सपियर का साथ देने के आरोप में उसका सैनिक पद छीनकर किस दुर्ग में बंद कर दिया गया? ये नेपोलियन के बारे में ही कहा जा रहा है, ये नेपोलियन के बारे में ही कहा जा रहा है कि रॉब्सपियर के पतन के बाद रॉब्सपियर का साथ देने के आरोप में उसका सैनिक पद छीनकर किस दुर्ग में बंद कर दिया गया? ए सेवाय के दुर्ग में, बी केरे के दुर्ग में, मंटुआ के दुर्ग में, सेंट क्लाउड के दुर्ग में। यह भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि इसको कब बंदी बना लिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, किस दुर्ग में बनाया गया था? तो केरे के दुर्ग में इसको क्या कर दिया गया था? बंदी बना दिया गया था, बंदी बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोर्सिका का यह छोटा सा द्वीप एक दिन यूरोप को चमत्कृत कर देगा? क्योंकि कोर्सिका में ही नेपोलियन का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा। और नेपोलियन की बहादुरी और सूझबूझ को, है ना, के कारण किसने कहा कि छोटा सा एक द्वीप जरूर है लेकिन ये पूरे यूरोप को चमत्कृत कर देगा? ऐसा कहने वाला विद्वान कौन है? मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर, डिडरो, रूसो। आपको इसका सही उत्तर बताना है कि किसने कहा था कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कोर्सिका का यह छोटा सा द्वीप एक दिन पूरे यूरोप को चमत्कृत कर देगा। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो रूसो था। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो रूसो था दोस्तों, रूसो था। ठीक,
चलिए नेक्स्ट, किसने सेंट हेलेना में कहा था कि मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजयों से नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी न मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। किसने कहा था कि मैंने जो विधि संहिता बना दिया है यह संहिता मेरे मरने के बाद भी रहेगा, ये जल्दी समाप्त नहीं होगा। ऐसा कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो आप जान ही रहे हैं कि हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, नेपोलियन को पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कहने वाला नेपोलियन ही था। इसने कहा कि मेरी 40 युद्धों की विजयों के लिए मुझे नहीं जाना जाएगा, अपितु मेरे विधि निर्माण के लिए मुझे जाना जाएगा, विधि निर्माण के लिए मुझे जाना जाएगा। ठीक है। किस युद्ध की पराजय का समाचार सुनकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पिट को बड़ा दुख हुआ और उसने अपने नौकर से कहा कि यूरोप का मानचित्र लपेट दो, अब कुछ समय के लिए इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। ईलो के युद्ध, अवरेस्ट के युद्ध, ट्राफलगर के युद्ध और ऑस्टरलिट्ज के युद्ध। चलिए भाई बताइए। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बड़ा दुख हुआ, उसे बड़ा खेद हुआ कि भैया, और उसने कहा अपने नौकर से कि यूरोप का मानचित्र जो है उसको अब लपेट दिया जाए और अब इसकी आवश्यकता नहीं होगी, कुछ समय के लिए अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। ए ऑप्शन, ईलो के युद्ध, अवरेस्ट के युद्ध, ट्राफलगर का युद्ध और ऑस्टरलिट्ज का युद्ध। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा डी, ऑस्टरलिट्ज। ऑस्टरलिट्ज के युद्ध के समय इंग्लैंड के पिट ने ये कहा था। ठीक है। चलिए अगला, किस संधि के अनुसार ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस द्वितीय ने अपनी पुत्री राजकुमारी, ध्यान दीजिएगा, अपनी पुत्री राजकुमारी आर्चडेस मारिया लुइसा का विवाह नेपोलियन से कर दिया? ए, फ्रैंकफर्ट की संधि, वियना की संधि, प्राग की संधि, टिलसिट की संधि। किस संधि के अनुसार? क्योंकि देखिए ऑस्ट्रिया को अपने में मिलाना चाहता था, इंग्लैंड इसका प्रबल शत्रु भी था, लेकिन ऑस्ट्रिया को इसने विवश कर दिया और ऑस्ट्रिया को जब विवश कर दिया तो ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस द्वितीय ने अपनी पुत्री यानी राजकुमारी आर्चडेस मारिया लुइसा का विवाह नेपोलियन से कर दिया। यह किस संधि के तहत हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा वियना की संधि। वियना की संधि के बाद ऐसा हुआ था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, फिर तो वही संधि है, वियना की संधि है भाई। चलिए अगला, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? ए, खुद को विश्व विजेता बनाना, बी, इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को ठप्प करना, सी, भारत पर अधिकार करना, डी, इंग्लैंड के साथ मिलकर संपूर्ण विश्व के व्यापार पर कब्जा जमाना। चलिए भाई बताइए क्या था उसका उद्देश्य क्या था? नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1000 प्लस क्वेश्चन हम कराएंगे और कुछ थ्योरी को भी कराएंगे दोस्तों, इससे ज्यादा कहीं आने वाला नहीं है। ठीक है। नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का उद्देश्य ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, इंग्लैंड की आर्थिक व्यवस्था को ठप करना था, रोकना था। यही नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था थी। नेपोलियन ने अक्टूबर 1795 को राजतंत्रवादियों के किस विद्रोह का दमन कर राष्ट्रीय सम्मेलन की रक्षा की? लियो का विद्रोह, बारा का विद्रोह, ब्रूमेर का विद्रोह, वार्डमेयर का विद्रोह। इंपॉर्टेंट है, 1795 में ही राजतंत्रवादी, क्योंकि ये राजतंत्र को सही नहीं मानता था, राजतंत्रवादियों के किस विद्रोह का दमन कर राष्ट्रीय सम्मेलन की रक्षा की? लियो का विद्रोह, बारा का विद्रोह, ब्रूमेर का विद्रोह, वार्डमेयर का विद्रोह। जल्दी बताइए, बोलिए भाई। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर होगा वार्डमेयर का विद्रोह। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किसने कहा था कि यदि रोटी नहीं मिलती तो लोग केक क्यों नहीं खाते? अगर रोटी नहीं मिलती तो लोग केक क्यों नहीं खाते? मैरी अंतवानेट, कैरीन, रानी एलिजाबेथ, नेपोलियन। किसने कहा था? उसमें बहुत लोग कंफ्यूज होंगे
इंपॉर्टेंट है, किसने कहा था कि यदि रोटी नहीं मिलती है तो केक लोग क्यों नहीं खाते? ऐसा कहने वाली मैरी अंतवानेट थी। कौन थी? मैरी अंतवानेट थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने नेपोलियन से संधि कर नीस और सेवाय का प्रदेश फ्रांस को दे दिया? नेपोलियन को नीस और सेवाय मिल गया किस संधि से? इटली, सर्बिया, सार्डिनिया, ऑस्ट्रिया। बताइए, इंपॉर्टेंट है। नीस और सेवाय का फ्रांस को मिल गया। नीस और सेवाय, बोलिए भाई, नीस सेवाय दोनों मिल गया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है सार्डिनिया। सार्डिनिया की संधि से नीस और सेवाय दोनों किसको मिल गए? नेपोलियन को मिल गए, अर्थात फ्रांस को मिल गए, क्योंकि फ्रांस का ही तो शासक नेपोलियन था, फ्रांस को मिल गया। ठीक, अगला। नेपोलियन के मिस्र अभियान के दौरान किस अंग्रेज सेनापति ने अबूकर की खाड़ी में खड़े फ्रांसीसी बेड़े को सहसा यानी एकाएक आक्रमण करके नष्ट कर दिया? सेनापति अबूकर की खाड़ी में खड़े फ्रांसीसी बेड़े को सहसा मतलब बिना किसी जानकारी के एकाएक आक्रमण किया और उसे खत्म कर दिया। वो कौन था? लफायते, आर्थर ली, लॉर्ड वेलेस्ली, नेल्सन। ऐसा करने वाला कौन था? ध्यान दीजिए भाई, नेपोलियन के मिस्र अभियान, जब मिस्र पर यह अभियान करने के लिए नेपोलियन चला था तो अंग्रेज सेनापति था अबूकर की खाड़ी में खड़े फ्रांसीसी बेड़े को सहसा आक्रमण करके पूरे बेड़े को ध्वस्त कर दिया। ऐसा करने वाला व्यक्ति, डी ऑप्शन आपका सही है, नेल्सन था। कौन था? नेल्सन था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेपोलियन ने मिस्र को जीता, उस समय मिस्र किस देश के अधीन था? ए तुर्की, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया। नेपोलियन ने मिस्र को जीत लिया, लेकिन उस समय मिस्र किस देश के अधीन था ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत आसान है, तुर्की था। ठीक है, अगला। फ्रांसीसी इतिहास में बुमेर विद्रोह यानी कूप डी टैट किससे संबंधित है? नेपोलियन का मिस्र अभियान से लौटना, मिस्र होगा यहाँ। ठीक है, नेपोलियन द्वारा डायरेक्टरेट के शासन का अंत, नेपोलियन का फ्रांस का सम्राट बनने की घोषणा, नेपोलियन की संहिता में महिलाओं को अधिकार नहीं देना। ये इंपॉर्टेंट है। ब्रूमेयर विद्रोह यानी कुबडी विद्रोह किससे संबंधित है? बताइए भाई। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर है कि नेपोलियन द्वारा डायरेक्टरी के शासन का अंत करना, यह बुमेर विद्रोह से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1799 में ब्रूमेयर का विद्रोह, ये तो प्रश्न हो चुका है। जी बिल्कुल हो चुका है, ये प्रश्न हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा हमें आप जरूर बताइएगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, और वर्ल्ड हिस्ट्री के सभी क्वेश्चन को हम करवाएंगे। 1000 प्लस क्वेश्चन करवाना है, प्लस थ्योरी कराना है। हम थोड़े पार्ट को लेकर चल रहे हैं ताकि बहुत ज्यादा पार्ट ना हो। आप प्रश्न और उसके उत्तर को लिखते जाइएगा, बाद में सब रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। जय हिंद।